कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो कि कानों में ईयरबड्स लगाकर एक छाता लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। काफी देर पैदल चलने के बाद वो एक स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों पर वो लड़का उस लड़की को देखकर काफी हैरान था। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है। असुविधा के लिए खेद है, पर एक हिरण की ट्रेन से टकराने के कारण ट्रेन 30 मिनट डिले हो चुकी है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को बिना रुके निहारने लगता है, जिससे अनकंफर्टेबल होकर वो लड़की उससे कहती है, ऐसे घूमना बंद करो, तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कभी देखा नहीं। वैसे डियर कोलिजन के कारण ट्रेन यहाँ अक्सर डिले होती है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को अपना अम्ब्रेला ऑफर करते हुए आगे कहता है, देखकर लगता है कि तुम अपना बैग गीला नहीं होने देना चाहते, इसीलिए तुम ये ले सकती हो। वैसे भी मेरी कोई फिक्र नहीं करता और मेरा घर स्टेशन के पास में ही है, पर अगर तुम भीग गई तो तुम्हारे पेरेंट्स जरूर परेशान होंगे। जो सुनकर वो लड़की कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। पर वो लड़का इसका बहुत इनसेंसिटिव रिप्लाई देता है। वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और उससे वो छाता ले लेती है, पर साथ में वो उसका नंबर मांगती है ताकि वो उसका छाता उसे वापस लौटा सके। फिर वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिससे हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। उस लड़के का नाम होता है कावरू और उस लड़की का आंजू। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम कावरू को घर से निकलते हुए देखते हैं। वो रोज की तरह ट्रेन से स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि आंजू उसके स्कूल की एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट थी जो कि टोक्यो से यहाँ आई थी। पर जब टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलती है तो वो साफ इनकार कर देती है और सिर्फ कावरू से बात करके अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। जिस बात से पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इवन कावरू का फ्रेंड शोहे तो बिल्कुल क्रेजी हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है, तू उसको कैसे जानता है भाई। फिर क्लास शुरू हो जाती है और ब्रेक टाइम में कुछ गर्ल स्टूडेंट्स उससे दोस्ती करने के लिए उसे अप्रोच करती हैं, पर आंजू उनसे बात करने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद कुछ लड़के भी अपना लक आजमाते हैं, पर वो भी बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए शोहे हमारे एमसी को कहता है, भाई ये लड़की क्या है भाई इसको अप्रोच ही नहीं कर सकते भाई। पर तभी वहाँ पर कोहारू नाम की एक लड़की की एंट्री होती है जो कि शायद खुद को गर्ल्स की लीडर समझती है। उसे आंजू का ऐसे इग्नोर कर देने वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो इमीडिएटली आंजू के हाथ से उसकी बुक ले लेती है और हमें पता चलता है कि वो कोई नॉवल नहीं बल्कि एक मांगा पढ़ रही थी। सब लोग उसके उस मांगा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो ऑफ कोर्स आंजू को पसंद नहीं आता। पर हद तो तब होती है जब कोहारू उसकी मांगा जानबूझकर नीचे गिरा देती है। इस बात पर आंजू को गुस्सा आ जाता है और वो कोहारू को चेहरे पर एक जोर का पंच मारती है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। इससे पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। इवन कावरू के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम कावरू की छोटी बहन कैरन की तस्वीर देखते हैं, जिसकी बचपन में ही एक हादसे से डेथ हो गई थी। इसीलिए कावरू वहाँ बैठकर उसके लिए प्रे करता है। फिर रात को जब कावरू अपने बेड पर लेटकर गाने सुन रहा होता है, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। नीचे जाकर वो देखता है शराब के नशे में उसका डैड कुछ भी बक रहा था। कावरू को नोटिस करने के बाद उसका बाप उसे उसके बालों से पकड़कर दीवार पे दे मारता है। अबे सब तेरी गलती है, तेरी वजह से कैरन मरी। जब देखो कान में ईयरबड्स डाल के म्यूजिक सुनता रहता है। तुम मर भी चाहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे भी मुझे मेरी कैरन वापस कर। ये सब सुनकर कावरू वहाँ से भागने लगता है। वो भागता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता और फाइनली वो एक रेलवे ट्रैक के पास आकर रुकता है। वहाँ से न जाने क्यों पर वो एक ट्रेन टनल की ओर जाने लगता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे से ट्रेन आ जाती है और जल्दबाजी में बचने के लिए वो वहाँ से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो वहीं आगे बढ़ने लगता है और उसके पैर एक और मिस्टीरियस टनल के पास आकर रुकते हैं। क्यूरियोसिटी में जब वो इस टनल के अंदर जाता है तो वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर उसके मुंह से सिर्फ उस जगह के लिए कॉम्प्लीमेंट्स निकल रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसे ठंड लगने लगती है और उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सामने जो जूता देखता है वो किसी और का नहीं बल्कि कैरन का था। कंफ्यूज होकर वो खुद से यही सवाल करने लगता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो कैरन का नाम लेते हुए आगे दौड़ने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक पैरट से होती है। वो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उस तोते की भी डेथ हो चुकी थी। डर के मारे वो उस टनल की एंट्रेंस की ओर भागने लगता है और बाहर आकर अपने हाथों को देखकर खुद से कहता है, तो ये सब कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। घर आकर वो उस तोते को एक पिंजरे में डाल देता है। तभी वो गलती से कुछ आवाज कर देता है, जिसके कारण उसके डैड को पता चल जाता है कि वो घर आ चुका है। कावरू का बाप उसके रूम में आकर सीधा उसे अपने गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो कारू, मैं उस रात नशे में था। पता नहीं मैं क्या करता अगर मैं तुम्हें भी खो देता। प्लीज आगे से ऐसा मत करना। वैसे तुम किसके घर पर थे? ये मत बोलना कि तुम सड़कों पे सो रहे थे। तो कावरू रिप्लाई देता है, नहीं मैं बस बाहर थोड़ा टहलने गया था। ये सुनकर उसका डैड नाराज हो जाता है। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, पर अगर आगे से तुम इस तरह एक हफ्ते के लिए गायब हो गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
काओरू ये सुनकर हैरान हो जाता है और डेट चेक करने के लिए अपना फोन यूज करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। चार्ज पे लगाने के बाद वो देखता है कि 1 हफ्ता बीत चुका है। उसको बहुत से मैसेज आ रखे थे शोहे और आंजू की तरफ से। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही शोहे काओरू से कहता है, भाई तुझे क्या हो गया था भाई? भाई तू मर तो नहीं गया था ना भाई? तभी आंजू भी वहाँ आ जाती है। ओ तुम जिंदा हो? ठीक है, फिर मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर आ जाऊंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम काओरू को फिर से उस मिस्टीरियस टनल के पास जाते देखते हैं। बेशक उसके चेहरे पर डर साफ छलक रहा था, पर वो हिम्मत करके उसके अंदर जाने लगता है और एक जगह रुककर कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच में ओराशिमा टनल है। इसका मतलब मैं कैरन को वापस ला सकता हूँ। पर तभी आंजू वहाँ आ जाती है और काओरू से उस जगह के बारे में पूछती है। घबराते हुए काओरू आंजू का हाथ पकड़कर उसे उस टनल से बाहर ले आता है। बाहर कुछ सेकंड्स में ही दोपहर से आधी रात हो चुकी थी, जिसके बाद वो आंजू को सारी बात बताता है कि ये ओराशिमा टनल है। इसका टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है और अगर कोई उस टनल के एंड तक पहुंच गया तो वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। हालांकि इसके बदले उसे अपने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनकर आंजू उससे पूछती है, क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें चाहिए था? अभी तक तो नहीं, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे मिल जाएगा। जो सुनकर आंजू खुश हो जाती है और उससे डील करती है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? जिस बात से काओरू हैरान हो जाता है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी चाहिए और कुछ ऐसा है जो मुझे भी चाहिए। जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो क्यों ना साथ मिलकर इस टनल में चलें? फाइनली काओरू भी उसकी बात मान लेता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन वो साथ में दोबारा मिलते हैं। आंजू कहती है, आज से हमारा जॉइंट ऑपरेशन शुरू होगा। स्कूल के बाद हम सीधा रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलेंगे और याद रहे हम दोनों इस टनल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में रहेगा। तभी काओरू पूछता है, तो प्लान क्या है? जिस पर आंजू रिप्लाई करती है, चलो सबसे पहले टनल के अंदर और बाहर के टाइम डिफरेंस का पता लगाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात करने लगते हैं। आंजू प्लान बताती है, तुम्हें टनल में चलते हुए मुझसे कुछ भी कन्वर्सेशन करती रहनी है। अगर कोई डिले आया या कॉल कट हो गया तो इसका मतलब कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहाँ पर वक्त अलग गुजरता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए काओरू आंजू से ये पूछता है कि क्या उसने अपने पिछले स्कूल में किसी को मारा था। पर आंजू जवाब में कहती है कि कोहारू पहली इंसान है जिस पर उसने हाथ उठाया है। और काओरू के पूछने पर कि फिर तुमने उससे माफी क्यों नहीं मांगी, आंजू बोलती है कि लड़ाई कोहारू ने शुरू की थी तो माफी भी पहले उसे ही मांगनी चाहिए। तभी इस कॉन्वर्सेशन के बीच कॉल कट हो जाता है। काओरू इमीडिएटली पीछे मुड़कर एंट्रेंस की ओर भागता है और उसके बाहर आते ही आंजू उसे बताती है कि 65 मिनट्स बीत चुके हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था जैसे ही मैंने लाल मैपल ट्रीज को क्रॉस किया। ठीक जैसा मैंने सोचा था। चलो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल के बाद वो फिर से एक दूसरे से रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलते हैं और आज वो टनल में पता लगाते हैं कि 3 सेकंड में बाहर की दुनिया में बीत जाते हैं पूरे 2 घंटे, यानी 30 सेकंड में 20 घंटे, 1 घंटे में 100 दिन और 1 दिन में 6.5 साल। फिर अगले दिन वो ये पता लगाते हैं कि टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज जाते हैं कि नहीं और इसमें भी टाइम डिफरेंस निकल के आता है। फिर नेक्स्ट डे वो उस टनल का बाहर से ही कोई एग्जिट ढूंढने लगते हैं। उन्हें एग्जिट तो नहीं मिलता पर कुछ और जरूर मिल जाता है। एनीवेज, एक सीन में शोहे काओरू से कहता है, भाई ये क्या हो रहा है भाई? तुम दोनों आजकल इतना मिल क्यों रहे हो भाई? कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो ना भाई? इसी बीच हम कोहारू और आंजू को एक दूसरे से माफी मांगते हुए भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो दोनों टनल के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैपल ट्री के बाहर और अंदर के टाइम डिफरेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। काओरू के आगे जाते ही आंजू मैसेज भेज देती है, पर जैसे ही काओरू पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि आंजू इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रही थी। फिर आखिर में वो एक जगह डिप्रेस होकर बैठ जाती है। उस शॉक से होश में आते ही काओरू मैपल ट्रीज को क्रॉस करके बाहर निकलता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैंने देर कर दी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे 7 घंटे बीत चुके हैं। मैसेज का क्या हुआ? पर काओरू के चेक करने पर उसे कोई मैसेज नहीं मिलता और वो दोनों आज की रिसर्च यहीं खत्म करते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों टनल की रिसर्च के लिए नहीं बल्कि घूमने निकलते हैं। वो दोनों एक्वेरियम में जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जैसे कि आंजू कहती है, काओरू, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। ओह ऐसा क्या? वैसे तुम तो बहुत हंसती हो, बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी आंजू सीरियस होकर बोलती है, उस वक्त जब तुमने उस ट्री को क्रॉस किया मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं उस टनल का इस दुनिया से लिंक ना टूट जाए। फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहें क्योंकि इस जॉइंट ऑपरेशन में हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनकर काओरू आंजू को क्विट करने का भी सजेशन देता है, पर आंजू भी जिद पे अड़ी थी। उसे लगता है कि अगली बार तो सीधा उसकी विश पूरी हो जाएगी। तभी काओरू उसे बताता है कि वो पहले इस एक्वेरियम में आ चुका है अपने मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन कैरन के साथ। पर आंजू इस बात से हैरान हो जाती है कि उसकी एक बहन भी है। तो काओरू अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो हमेशा दूसरों की खुशी चाहती थी, पर एक दिन हम दोनों की लड़ाई हो गई और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो एक पेड़ से गिरकर मर गई।
वो मेरे लिए एक बीटल पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। इसके बाद मेरी मॉम ने घर छोड़ दिया और मेरे डैड ने पीना शुरू कर दिया। हमारी फैमिली टूट चुकी थी। उसका पास्ट सुनकर आंसू समझ जाती है कि आखिर काउरू को क्या चाहिए। काउरू कहता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं उस टनल की मदद से कैरन को वापस लेकर आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कमेंट करिए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली पार्ट में।